केंद्रक द्रव्यमान की वेग। यदि कोई तंत्र गतिशील है तो उसके वेग को स्वयं केंद्रक द्रव्यमान द्वारा पता लगाया जा सकता है। मान लीजिए द्रव्यमान m1 m2 के वेग v1 v2 हैं, तो केंद्रक द्रव्यमान का वेग, जो कि एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि है, इस विशेष सूत्र द्वारा ही दिया जाएगा। तंत्र का कुल द्रव्यमान मान लीजिए बड़ा M है, तब केंद्रक द्रव्यमान का वेग ऐसा होगा कि जब हम दोनों को गुणा करें तो हमें तंत्र के सभी घटकों के संवेग का योग प्राप्त हो। इसे MVCM के रूप में भी लिखा जा सकता है, यानी M1V1 प्लस M2V2। हमें एक और महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि किसी भी केंद्रक द्रव्यमान का स्थिति सदिश ज्ञात करने के लिए हम यह विशेष सूत्र उपयोग कर सकते हैं। यह स्थिति सदिश है। कभी कभी दो वस्तुएं होती हैं। यह एक खगोलीय घटना है। जब दो खगोलीय वस्तुएं होती हैं, बड़ी विशाल वस्तुएं, और आपसी गुरुत्वाकर्षण या आकर्षण के प्रभाव में वे एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। हम जानते हैं कि आंतरिक बल केंद्रक द्रव्यमान के स्थानांतरण में योगदान नहीं करते। अतः यदि आंतरिक बल अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल वहां प्रबल होता है और यह इन दो वस्तुओं को एक दूसरे की ओर गति करने का कारण बनता है। मुख्यमंत्री को हिलना नहीं चाहिए। मैं इस सूत्र का उपयोग करूंगा, देखना, यह वाला। मुख्यमंत्री को हिलना नहीं चाहिए। और यह मान लिया जाता है कि द्रव्यमानों में वेग है क्योंकि उनमें आकर्षण है। जाहिर है वे एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे। अतः यदि एक वेग को धनात्मक लिया जाए तो दूसरे को ऋणात्मक लिया जाना चाहिए। इसका मतलब है m2v2 या m1v1 है। आप कह सकते हैं v1 बटा v2 है। ऋणात्मक चिन्ह केवल यह दर्शाता है कि दोनों एक दूसरे की ओर बढ़े हैं। लेकिन यहां हम कहेंगे कि यदि दो द्रव्यमान एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके वेग उनके द्रव्यमानों के व्युत्क्रमानुपाती अनुपात में होंगे। याद रखें, बाहरी बल ही केंद्रक द्रव्यमान को हिलाते हैं। आंतरिक बल जिम्मेदार नहीं होते। वे केंद्रक द्रव्यमान को हिलाने में सक्षम नहीं होते। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक प्रक्षिप्त वस्तु जैसे एक बम को प्रक्षिप्त किया गया है और रास्ते में कहीं वह कई टुकड़ों में फट जाता है। टुकड़े अलग अलग दिशाओं में जा सकते हैं, लेकिन पूरे सिस्टम का केंद्रक द्रव्यमान वैसे ही चलता रहेगा जैसे विस्फोट से पहले चल रहा था, क्योंकि कोई बाहरी बल नहीं था। फिर त्वरण के लिए भी हमारे पास वही सूत्र रहेगा। केंद्र का द्रव्यमान का त्वरण जिसे m1 के रूप में दिया गया है, अगर वे अलग अलग दिशाओं में हैं, वे 2D तल में हैं, तो जाहिर है हमें वेक्टर का भी उपयोग करना होगा। सिस्टम का कुल द्रव्यमान मान लीजिए इसे कैपिटल M मान लेते हैं, तब हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। मतलब F1 F2 वे बल हैं जो अवयवों पर लग रहे हैं। कुल द्रव्यमान को इससे गुणा करने पर ऐसी m इस प्रकार मिलेगा। इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है m1a1 प्लस m2a2। अब इस खोखले अर्धवृत्ताकार रिंग, अर्धवृत्ताकार डिस्क और त्रिभुजाकार पतली प्लेट के लिए हमने यहां केंद्रक द्रव्यमान की स्थिति दिखाने की कोशिश की है। अर्धवृत्ताकार रिंग के लिए यह पूर्ण रिंग के केंद्र से ऊपर 2r बटा पाई है। इसी तरह यह 4r बटा 3 पाई है। पूर्ण डिस्क के केंद्र से ऊपर cm की स्थिति। इसी तरह हमारे पास एक त्रिभुजाकार पतली प्लेट है। पतली प्लेट का अर्थ है पतली शीट। फिर यदि ये त्रिभुजाकार पतली प्लेट के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक हैं, तो हम यहां दिए गए x और y के रूप में केंद्रक द्रव्यमान की स्थिति या स्थान प्राप्त कर सकते हैं।